बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 जून पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 189। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले अफसोसनाक खबर आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के इलाके पूंछ, वहां से खतरनाक खबर यह आई है कि रेंजर एहलकारों की सीधी फायरिंग से वहां पर जहांजेब नामी शहरी शहीद हो गए। बहुत ही खतरनाक खबर है। पिछले व्लॉग में हमने इस खदशे का इजहार किया था कि खुदा न खास्ता वहां पर खून की होली ना खेली जाए। इससे पहले मुरीदके में ऐसे वाकयात हो चुके, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में ऐसे वाकयात हो चुके, और आज़ाद कश्मीर में भी पिछले एहतजाज के वक्त बिल्कुल इसी तरीके से गोली चली थी और बेचारे मासूम शहरियों को शहीद कर दिया गया था। एक बार फिर खून की होली खेलना शुरू की गई है। पिछले व्लॉग में तफसील से आपके सामने रखा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। रात गए कई तरह की खबरें आईं। एक तो ये पता चला कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ कश्मीर एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है। अब हैरानी की बात यह है कि कश्मीर एक्शन कमेटी किसी सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी। वो कौन सा इलेक्शन लड़ते हैं अपने निशान पर, या उन्होंने कोई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा रखी थी? वो तो आज़ाद कश्मीर के सिटीजन्स की एक, आप ये कहिए कि तहरीक है। एक वो अपने मुतालबात लेकर सामने आए हैं। पिछले व्लॉग में आप सबको बताया कि कोई स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, तो कोई रेडी बान है, तो कोई वकील है, आम शहरी हैं जिन्होंने बगैर सियासी जमात के एक कश्मीर एक्शन कमेटी बनाई है जिसके तहत वो अपने मुतालबात सामने रख रहे हैं। अब ये जो पूंछ सेक्टर में जो लीड कर रहे थे कश्मीर एक्शन कमेटी को उमर नज़ीर, उन पर और उनके साथियों पर ये जो रेंजर्स एहलकारों ने सीधी फायरिंग की, जिससे पता चला कि उमर नज़ीर जख्मी हुए और उनके करीबी साथी जहांजेब शहीद हो गए हैं। ये पूंछ में होने वाला जो नया कारनामा है या अफसोसनाक वाकया है, ये जाहिर है जलती पर तेल का काम करेगा और खुदा न खास्ता लोगों के दिलों में वो नफरतें समा देगा जो हम पाकिस्तान के बहुत सारे और इलाकों में देखते हैं और सोचते हैं कि मामलात इतने ख़राब किस तरीके से हो गए। खुद ही सोचिए कि बार बार यहां से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह के इलाके नहीं हैं। आपको वहां पर बहुत ही मोहतात होना चाहिए। इंडिया का वहां पर जैसा भी झूठा क्लेम ही सही, लेकिन क्लेम तो है उन इलाकों के ऊपर और वो पूरी दुनिया में अपना ये क्लेम रखते हैं। और हाल ही में इंडिया ने जो गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन हैं उनके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि वो इलेक्शन जो है वो नाजायज़ हो रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो हमारा अटूट अंग है, वो हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान वहाँ पर इस तरीके के इलेक्शन नहीं करवा सकता। जाहिर है ये उनका क्लेम, हम कोई भी पाकिस्तानी उसको सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन वो तो पूरी दुनिया में ये बात करते हैं। अब जब आप वहाँ पर इलेक्शन लूटेंगे और फिर लोग बाहर निकलेंगे और अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे, जो उनका हक है पुरअमन रहते हुए एहतजाज करने का, और उन पर गोली चलेगी। और बिल्कुल इसी तरह जैसे पूंछ में आज जिशान नामी शाहजेब, जिशान कह दिया माजरत, शाहजेब नामी जो नौजवान है उसे शहीद कर दिया गया। ये मुझे बताइए इससे इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा या नहीं? इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी करेगा, मीडिया पर भी करेगा। और जैसे आज हमें बलूचिस्तान की समझ नहीं आती कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं बंदूक उठा चुके हैं, पाकिस्तान से अलहदगी के नारे लगाते हैं, उनके दिलों में इतनी नफरत या वो इतना दूर पाकिस्तान से कैसे चले गए? खुदा न खास्ता अगर हमने अपनी रविश बरकरार रखी तो आज से 10, 15, 20 साल बाद शायद आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के बिहेवियर की भी बहुत सारे लोगों को समझ ना आए। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखिए कि बलूचिस्तान के अंदर ये तमाम हरकतें करने के लिए इंडिया को बरास्ता अफगानिस्तान आना पड़ता है और बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ पर वैसे हालात नहीं हैं। इंडिया चाहता है कि आप ज़रा सी गलती करें और वो उस जलती के ऊपर तेल डालें और अपना काम या अपना कारनामा अंजाम दें। जाहिर है इंडिया को भी आपसे बहुत सारी शिकायत या तकलीफ़ें हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी समझते हैं कि जो कश्मीर उनके पास है उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत सारी सपोर्ट कर रखी है माजी के अंदर, जो मुजाहिदीन वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। वो समझेंगे कि हम भी वापस अपना जो आप ये कहिए कि कर्ज है वो वापस लौटाएंगे और उसके लिए वो किसी भी ऐसी सूरत हाल को भड़काने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे जिससे उनको फ़ायदा हो। ये हम हर रोज़ गुजारिश कर रहे हैं यहाँ से कि आप ऐसे काम ना करें, होश के नाखुन लें। लेकिन बतदरीज जो दिमाग ख़राब हुआ है वो बतदरीज जो है बढ़ता जा रहा है और हर इलाके के अंदर ताकत के साथ, गोली के साथ जो है वो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो खबर है इसने परेशान कर ही रखा था। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली रात कलअदम भी किया, इंटरनेट भी बंद किया, वहाँ पर टेलीफोन्स भी बंद किए, मीन मोबाइल नेटवर्क भी बंद किया। उसके साथ साथ पता चला है
कि इस्लामाबाद पुलिस के 1505 एहलकार और अफसरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी फोर्स आज़ाद कश्मीर भेजी जा रही है या भेजी जा चुकी है। इसके अंदर एक डीआईजी, 2 एसएसपीज और 4 एसपीज के अलावा दीगर सीनियर और जूनियर जो अफसरान हैं वो शामिल हैं। इसके अंदर जो 1385 कांस्टेबल्स शामिल हैं उनमें से बहुत सारे कल तशरीफ ही नहीं लाए। एक इवेंट किया गया उनके लिए जो पुलिस लाइंस के अंदर था, जिससे आईजी इस्लामाबाद ने खिताब करना था। और ये जो 1385 एहलकार थे, इनमें से बड़ी तादाद में एहलकारों ने उस सेमिनार कह लें, उस इवेंट को कह लें, वो जो एक अलविदाई तकरीब थी जिसको आईजी ने उनका ज़रा जोश बढ़ाना था कि आपने वहाँ पर जाकर किस तरीके से जुल्म सितम करना है आज़ाद कश्मीर में, वो जो एक तकरीब होनी थी उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, मतलब वो गायब हो गए। जाहिर है वो कश्मीर जाने से गुरेज़ा हैं और वहाँ नहीं जाना चाहते इस ऑपरेशन को करने के लिए। उसके बाद अखबार नवीस ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट एजाज चीमा और दूसरे जर्नलिस्ट ग्राउंड से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आईजी ने और दूसरे आला अफसरान ने उन पुलिस एहलकारों को ये पैगाम भेजा कि अगर आप ना आए तो आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, अडयाला भेज दिया जाएगा, आप पर पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे, तो कश्मीर तो आपको हर सूरत जाना पड़ेगा। हालात देख लीजिए कि इस वक्त जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक पुलिस एहलकार भी जाने को तैयार नहीं, और इसीलिए उन्होंने पुलिस लाइंस में आईजी इस्लामाबाद का ये जो भी इवेंट था जिसमें से उन्होंने पूरा गेम प्लान समझाना था और वहाँ से कश्मीर रवाना करना था, वहाँ पर शिरकत ही नहीं की, उससे वो गायब हो गए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है मुनीब फारूक। जी हाँ, एमएफ ने एक दफ़ा फिर मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से आवाम को आगाह किया है कि अब ये बात पत्थर पर लकीर हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, मतलब जर्नल्स ने, यह फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं देंगे, गिलगित और आज़ाद कश्मीर दोनों में नहीं देंगे। जीते भी तो तब भी फॉर्म 47 पर वो उनको हरा देंगे। आगे वो कहते हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत नून लीग को देंगे कहीं पर, और कहीं पर गिलगित बल्तिस्तान को देंगे। लग ये रहा है कि शायद एक जगह नून को दे दें, दूसरी जगह जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दें, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम में अब वोट लेने हैं या 28वीं तरमीम के अंदर से जो काम करवाना था वो तरमीम के बगैर पीपल्स पार्टी से करवाना है। नून के पास तो पंजाब की हुकूमत भी है और सेंटर की भी है, तो पीपल्स पार्टी को हिस्सा बकदरे जुस्सा देने के लिए शायद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों ही दे दिए जाएं। ये बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा। जहन में रखिए कि पीपल्स पार्टी को सिंध तो उनके पास है ही है, बलूचिस्तान पहले ही उनके पास है, और मतलब वो करते तो वहाँ जर्नल्स ही हुकूमत है, लेकिन नाम तो वहाँ मार्का, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलिट्री जर्नल्स ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन चलें वहाँ भी अगर नाम का मार्का भी पीपल्स पार्टी को मिल गया तो जो 50% हर जगह करप्शन होती है उसमें 25% तो अपना हिस्सा फिर वो लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए अब ये फैसला अगले 1-2-3 दिन के अंदर आपको नजर आ जाएगा, कम से कम गिलगित बल्तिस्तान का, और फिर आने वाले महीने के अंदर आज़ाद कश्मीर का भी, कि वो मिलिट्री जर्नल्स ने फॉर्म 47 पर किसको सौंपना है, क्योंकि इलेक्शन तो होने नहीं देना, इलेक्शन तो हर सूरत लूटना है, और उसके जो इब्तदाई नताइज है वो पूंछ से भी आपको बरामद हो रहे हैं, इस्लामाबाद की जो पुलिस लाइंस हैं वहाँ से भी बरामद हो रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में जो जर्नलिस्ट ग्राउंड पर गए हैं उनको वहाँ पर क्या बताया जाता है वो भी आप सबके सामने है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि इंडिया ने एक सख्त बयान जारी किया है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर, और उन्होंने कहा है कि वो हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान वहाँ पर गलत किस्म के इलेक्शन करवा रहा है जिसकी वो मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इंडिया का ये बयान जो है वो मुस्तरद कर दिया और कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो इस वक्त एक मतनाज़ इलाका है और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, यूनाइटेड नेशंस भी करती है और पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि वो एक मतनाज़ा एरिया है। मीन उसके अंदर जो मकबूजा कश्मीर है उसका भी और गिलगित बल्तिस्तान भी और कश्मीर का भी यहाँ पर कोई रेफरेंडम हो और इन लोगों की किस्मत का फैसला हो। एक तरफ पाकिस्तान का अपना जो वजारत खारजा है, जो वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन है, वो दुनिया को ये बताते हैं कि ये क्रिटिकल एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, मतनाज़ इलाका है और पूरी दुनिया इसे मतनाज़ मानती है। और दूसरी तरफ हम वहाँ पर क्या हरकतें कर रहे हैं, पूंछ हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ पर इलेक्शन चोरी करने के जो कारनामे अंजाम दे रहे हैं उससे आप खुद समझ लीजिए कि हम दूर अंदेश नहीं बल्कि नाआकबत अंदेश हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर ये है कि जो इस वक्त मिलिट्री जर्नल्स के अपने लाए हुए वजीर ख़जाना हैं औरंगज़ेब साहब, उनके मुज़ाकरात हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द से, क्योंकि दोनों पार्टीज कहती हैं कि बजट अच्छा नहीं बन रहा। तो औरंगज़ेब साहब ने उनके सामने बजट रखा है और उन्हें यह कहा है कि अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप खुद बजट बनाकर हमें दे दें, ऐसा बजट बना के दें जो IMF भी कबूल करे और बाकी मामलात भी उसमें ठीक हों। हमारी तरफ से तो बजट यही है, आपने मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो खुद बना के दे दें। नुसरत जावेद साहब जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से। अब आप यहां पर गौर कीजिए
कि मामलात यहाँ पहुँच गए हैं कि अब वो तकरीबन इनको वार्निंग दे रहे हैं। उनको भी पता है कि वोट तो इन्होंने देना ही देना है। ऐसे ही बजट से पहले आप आजकल ये भी देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ बहुत सारे मेंबराने असम्बली की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। आप शहबाज शरीफ का अगर ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर बहुत सारे एमएनएस जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो सामने बैठे होंगे शहबाज शरीफ साहब के। तस्वीरें बनेंगी। उन मुलाकातों के अंदर होता क्या है? माल पानी, खाओ पियो प्रोग्राम होता है सारा। उनके अंदर मांगना ये होता है कि मेरे इलाके को ये फंड दे दीजिए, मेरे इलाके में ये सड़क दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, मेरी फ़लाँ ट्रांसफ़र नहीं करवाई गई थी जब मैंने कहा था, मेरा फ़लाँ अपॉइंटमेंट नहीं करवाई गई थी, मेरा फ़लाँ काम नहीं किया गया था, मेरे अपने कारोबार का फ़लाँ एनओसी नहीं जारी हुआ। इस वक्त बार्गेन का वक्त है। ये सीज़न होता है एमएनएस का और एमपीएस का। यही कुछ आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी होते नजर आ रहा है, जहां पर एक मुतहारब ग्रुप बन गया है एमपीएस का और वो कहते हैं कि हमने वोट नहीं देना। और वहां से खबरें आ रही हैं कि सोहेल अफरीदी उन्हें रात गए उनके घरों में मिल रहे हैं, किसी को राजी कर रहे हैं, कोई हो गया और किसी को अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट में भी यही होता है, सूबों में भी यही होता है ज़्यादातर जगहों पर। रानी साहबा के साथ कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वहां पर चौधरी साहब के स्टैंडर्ड्स और हैं। लेकिन शहबाज शरीफ बेचारे तो आपको पता सौतेले हैं, उनको उतनी कवरेज नहीं है जितनी कवरेज मरीम नवाज साहबा को है। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब सभी को मिलेंगे, उनसे झूठे सच्चे वादे करेंगे, कुछ काम करेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान से जो ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान असम्बली होंगे वो बड़ी बड़ी ग्रांट्स लेंगे और उसमें से 40-50% पूरे मुल्क में जिसको भी ग्रांट मिलती है, सिर्फ बलूचिस्तान वाले नहीं, वो सारे माल पानी अपना उसमें से खाएंगे और आधे से भी कम पैसे जो हैं वो अवाम तक पहुँचेंगे उन प्रोजेक्ट्स की शक्ल में। तो ये आजकल बारगेन का मौसम है। ये साल के बाद उनका सीज़न आता है क्योंकि उनका वोट हर सूरत बजट पास करने के लिए चाहिए होता है और वो अपने वोट की भरपूर कीमत लगाते हैं। आपको ऐसा ही लगता है? मैं इसको हीरा मंडी तो नहीं कहूँगा क्योंकि कोई गुस्सा कर लेंगे लोग कि आप पार्लियामेंटेरियंस, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस को तवाइफें कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा ही लगेगा कि आड़त है कोई, वहाँ पर धड़ियों का सौदा हो रहा है और आड़ती जो है वो अपना अपना रेट लगा रहे हैं और बेचने वाले अपना अपना। तो इसलिए एक मंडी बनी होगी हर जगह के ऊपर और अपना अपना रेट जो आपका इज्तमाही इंटेग्रिटी का लेवल नीचे है वो इन दिनों में खासुल खास देखने को नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा जावेद भट्ट, जिन्होंने कल ये बयान दिया था कि उनके पास जो सरकारी गाड़ी है वो फी सबीलिल्लाह है, वो जो फी सबीलिल्लाह गाड़ी थी वो उनसे छीन ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने वो गाड़ी वापस रिकवर कर ली है और गाड़ी सरकार के सेंट्रल पूल में दोबारा जमा करवा दी है। जावेद भट्ट ने 4 अक्टूबर 2025 से गैर कानूनी तौर पर गाड़ी रखी हुई थी। 4 अक्टूबर से लेकर अभी तक महीने खुद गिन लीजिए कितने बनते हैं। ये गैर कानूनी तौर पर वो सरकारी गाड़ी चला रहे थे, ज़ाहिर उसमें फ्यूल भी सरकारी पड़ रहा था। और अब जावेद भट्ट कह रहे हैं कि ये जो फी सबीलिल्लाह मुझे गाड़ी मिली थी, इसको वापस लेने पर वो सख्त एहतजाज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एसी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अगर तो पीपल्स पार्टी की दोबारा गवर्नमेंट आ गई तो हो सकता है एसी को बुला के सरजनश कर दी जाए। इतनी की औकात होती है मेंबरान पार्लियामेंट की, माजरत के साथ इससे ज़्यादा बेचारों की औकात होती नहीं है। एसी साहब को रेप्रिमांड तो क्या करना, क्योंकि वो चौधरी साहब के लिए डायरेक्टली काम करते होंगे। उन्होंने जब उनसे ये गाड़ी छीनी है तो छीनी भी इसीलिए है कि चौधरी साहब डायरेक्टली रिपोर्ट करते होंगे और उन्होंने कहा कि ज़रा खबर लगेगी आप ये गाड़ी वापस ले लीजिए, वरना उनको इससे कोई लेना देना नहीं। चौधरी साहब वगैरह के पास अपने पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका कोई लेना देना नहीं कस्टम के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ, बल्कि जो पकड़ी जाती हैं बॉर्डर वगैरह पे उसे चौधरी साहबान ही इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलीट कल्चर की एक और मिसाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिहाइश गाह के लॉन की तज़ीन व आराइश के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। ये सूबा पंजाब के जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके घर के लॉन को दुरुस्त करने के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शफकत अली कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं इस खबर को और बता रहे हैं कि गौर कीजिए, पंजाब जहां पर इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर, ओवरऑल पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चों से 3 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। उसका 65% आप बड़े आराम से पंजाब से लगा लीजिए, तकरीबन कोई 1.25 करोड़ तो बनते ही होंगे जो बच्चे उस हिसाब से स्कूल से बाहर होंगे। लेकिन उसी सूबे के चीफ सेक्रेटरी साहब के लॉन को दुरुस्त करने के लिए 22 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा भी पंजाब के अंदर और आपको क्या बताएं, जो लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो डॉक्टर्स के हालात हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स के हालात हैं, जो हॉस्पिटल्स के हालात हैं, जो आम आवाम के हालात हैं, तो हम आपको रोज़ ही बताते रहते हैं। लेकिन चलें, चीफ सेक्रेटरी साहब का लॉन दुरुस्त हो गया 22 करोड़ रुपए में। वो भी कहते होंगे कि अगर 1300 करोड़ रुपए का जहाज़ मरीम नवाज ले सकती हैं तो मेरा लॉन जो है उस पर 22 करोड़ रुपए लग जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद उमैर कह रहे हैं कि वज़ीर तालीम पंजाब की तनख्वाह 1 लाख से 10 लाख तक पहुंच गई, लेकिन स्कूल टीचर्स की तनख्वाह बारे उनका कहना है कि 15,000 वाला टीचर बेहतरीन नताइज दे रहा है।
उनसे जब पूछा गया कि टीचर्स को आप ज़्यादा तनख्वाहें क्यों नहीं देते, तो मोहम्मद उमैर बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 15,000 वाला टीचर जो है वो बेहतरीन तनख्वाहें, बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर ये याद रहे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो अपना लॉ है उसके मुताबिक मिनिमम वेज, कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 40,000 रुपये माहाना है। इस दफ़ा ये इस तनख्वाह को 45,000 रुपये माहाना करने जा रहे हैं। लेकिन जो उस्ताद हैं उन्हें 15,000 रुपये देकर कहते हैं कि वो बेहतरीन नताइज दे रहा है, और अपनी तरफ 1 लाख से तनख्वाह मोहम्मद उमैर कह रहे हैं कि 10 लाख करवा ली गई। तो एक चीफ सेक्रेटरी का काम नहीं है ये, यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सभी कहते हैं कि आखिरी दिन है, जो लूट सकते हो लूट लो। अगला दिन जो उन्हें मिलता है वो आप ये कह लीजिए कि बोनस में मिलता है, वो आखिरी दिन समझ के, आखिरी मौका समझ के सभी लूट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं, और वो CNN की एक रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। ये CNN ने और टाइम्स ऑफ इजराइल ने, दोनों ने रिपोर्ट की है। रिपोर्ट ये है कि CNN ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल ने अपना एक खुफिया फौजी दस्ता जो है वो आज़रबाईजान भेजा। जी हाँ, वही आज़रबाईजान जहाँ पर आजकल शहबाज शरीफ भी बहुत जाते हैं, मरियम नवाज भी वहाँ पर बहुत जा रही हैं आजकल, आपने देख ही लिया है। और उनके बहुत ज़्यादा करीबी मरासम भी हैं पिछले कई सालों से अब इजराइल के साथ। वजह क्या है कि वो बिल्कुल सर पर बैठे हैं ईरान के, और इसी वजह से शायद इजराइल ने उनके साथ बेहतरीन रिलेशनशिप बनाए हैं। जैसे आसिम मुनीर साहब ने कुछ खास लोगों को इस्तेमाल करके, स्टीव विटकॉफ और दूसरे लोगों को, अपने तल्लुकात डायरेक्टली इसराइल और अमेरिका से बनाए। अब शरीफ खानदान जो है वो वाया बठिंडा, मतलब वाया आज़रबाईजान, अपने मरासम जो है वो इसराइल के साथ ज़बरदस्त कर रहे हैं। अब वहाँ से CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो इजरायली ट्रुप्स थे, जो फौजी थे, ये आज़रबाईजान गए और इनको उन्होंने ऐसे मकाम के ऊपर रखा जो ईरान से सिर्फ 60 किलोमीटर जो है वो दूर था। 60 मील 96 किलोमीटर इनकी पोजीशन तबरेज़ शहर के मुखालिफ, तबरेज़ शहर के दूसरी तरफ, मतलब आज़रबाईजान के बॉर्डर के दूसरी तरफ तबरेज़ शहर के बराबर ये लोकेटेड थे। वजह क्या थी, इनको वहाँ क्यों भेजा गया? एक तो वहाँ से बेहतर जासूसी हो सकती थी, सेटेलाइट का काम भी बेहतर हो सकता था, मीन वहाँ से जो भी उनके पास आलात हैं वो बेहतर तरीके से मनूवर भी कर सकते थे चीज़ों को, और मॉनिटर भी कर सकते थे। फिर उनके जो मिसाइल चलाने की कैपेबिलिटीज़ हैं या कहाँ से चल रहे हैं, उनको भी एक्यूरेटली जो है वो टारगेट करवाया जा सकता था। इसी तरह से जो एयर अटैक्स हो रहे थे उनको भी बेहतर तरीके से इजराइल फैसिलिटेट कर सकता था। और अगर कोई पायलट या कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल बन जाए कि वो ईरान के अंदर गिर जाए उनका जहाज़, तो फिर उसको रेस्क्यू करने के लिए भी ये टीम इतनी करीब थी कि ये फ़ौरन पहुंच जाएगी। तो ये महज 90 किलोमीटर दूर तबरेज़ शहर से ये सेंटर बना हुआ था जहां पर ये खुफिया काम हो रहा था और किसी को पता नहीं था। ये CNN ने एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो ब्रेक किया, और उसके साथ टाइम्स ऑफ इसराइल भी लिख रहा है। वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ और जगहों पर भी ऐसा देखने में मिला, जैसे इराक में 2 खुफिया अड्डे इराकी डेजर्ट के अंदर, सहरा के अंदर बनाए हुए थे, जो एक बकरियां चराने वाले चरावे ने देख लिए थे, और फिर उसको भी कत्ल कर दिया गया था। ये स्टोरी आपको याद होगी, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे अखबारात इसको कवर कर चुके हुए हैं। इसके साथ साथ UAE के अंदर आयरन डोम जो है उसका भी एक सिस्टम लगा दिया गया था ताकि वो ईरान से आने वाले जितने भी मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट कर सके। इसके साथ ही साथ सोमालीलैंड, जो सोमालिया का हिस्सा सोमालीलैंड बना है, जिसे UAE और इजराइल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और याद कीजिए, आपको हमने बताया था कि बहराए अहमर की जो रेड सी की ओपनिंग है, एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हर्मज है, दूसरी तरफ ये जो बहराए अहमर की ओपनिंग है जहाँ पर, वहाँ पर एक तरफ यमन है, यहाँ पर हुतीज़ हैं, तो दूसरी तरफ सोमालिया था, वहाँ पर सोमाली लैंड जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है, कोऑर्डिनेशन है। वहाँ पर भी एक रीफ्यूलिंग स्टेशन जो है वो कायम किया हुआ है ताकि वहाँ से उड़ के भी जहाज़ जो हैं वो बर वक्त हमले कर सकें जहाँ भी करवाने की ज़रूरत हो। तो ये काफ़ी सारी पोजीशंस जो है वो इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी कायम की थी, जिन्हें अमेरिका के मुख्तलिफ अखबारात ने एक्सक्लूसिव स्टोरीज करके अनर्थ किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान की वजारत खारजा ने वज़ीर खारजा इसहाक डार की जानब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक खुफिया मालूमात अमेरिका से शेयर करने की खबरों की तरदीद की है। BBC ये कह रहा है कि वजारत खारजा पाकिस्तान की ये कहती है कि इसहाक डार साहब ने कोई भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी खुफिया मालूमात अमेरिका से शेयर नहीं की, क्योंकि पिछले चंद दिनों से इसहाक डार साहब के ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में भी और लोकल मीडिया में भी, और CIA के, अमेरिकी CIA के फॉर्मर जो ऑफिसर्स हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि इसहाक डार ने जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके कुछ राज जो है वो अमेरिका को पहुंचा दिए।
अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है। इसहाक डार साहब तो जाहिर है इसको डिनाई कर रहे हैं और उनका डिनाइल बाकायदा वजारत खारजा ने जारी किया है, जिसे BBC रिपोर्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पार उनसे ली गई है, ताकत ली गई है, याद कीजिए कल आपको बताया था कि अमेरिकी कांग्रेस ने एक वोट किया था जिसमें उन्हीं की पार्टी के 4 जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया था। और अब ईरान की अगर जंग करनी है तो उन्हें पहले जाके कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ेगी। सदर ट्रंप अमूमी तौर पर जब उनके खिलाफ ऐसे फैसले आते हैं तो बड़े सख्त बयान देते हैं। आज भी उन्होंने बयान दिया है लेकिन इतना सख्त नहीं दिया। उन्होंने कहा यह है कि यह कांग्रेस का अहमकाना काम है। देखिए, इस वक्त मैं डील कर रहा हूं ईरान के साथ, जब मैं डील के बिल्कुल दरमियान में हूं तो कोई क्यों इस तरह का बिल पास करेगा। ये मुझे ईरान के सामने कमजोर दिखाने की साजिश है और इससे अमेरिका को नुकसान होगा और ये सिर्फ स्टूपिड लोग कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक अमल है उन 4 मेंबर पार्लियामेंट्स का, स्पेशली जो उनकी अपनी पार्टी के हैं जिन्होंने दूसरी तरफ जाकर वोट किया है। अब जो सदर ट्रंप हैं, जाहिर है उनको गुस्सा है, लेकिन अमूमी तौर पर गुस्सा बहुत ज्यादा है। कुछ पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते हैं कि शायद सदर ट्रंप ने यह पाबंदी अपने ऊपर खुद ही लगवाई है, क्योंकि वो किसी सूरत ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहते। लेकिन जो इजराइल की आप ये कह लीजिए लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो चाहते हैं कि करो, तो उन्होंने अपने आप को खुद ही फंसा लिया है। मतलब उनकी मर्जी के बगैर ये पाबंदी नहीं लग सकती थी। ये कुछ तजिया निगारों का कहना है, हकीकत क्या है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जाहिर है सदर ट्रंप की अब वो जो पार्स हैं कि वो जंग शुरू कर सकते हैं वो महदूद हो गई है। उन्हें कांग्रेस से अब परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर ईरान के ऊपर दोबारा भरपूर हमला शुरू करना है। इसके साथ ही साथ रोजनामा जंग अब एक आर्टिकल लिख रहा है जिसमें कह रहे हैं कि जरी और मुआशी तरक्की के लिए भारतीय पंजाब का भगवंत मान मॉडल जो है वो नागुजीर हो गया है। भगवंत मान कौन है? भगवंत मान जो है वो इंडियन पंजाब, जो मशरकी पंजाब है या इंडियन पंजाब है, उसके चीफ मिनिस्टर हैं। ये आम आदमी पार्टी से हैं। आप सबको पता होगा कि केजरीवाल ने ये पार्टी बनाई थी दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने कई और रियासतों के अंदर भी इसको लेकर गए। जब तक तो वो दिल्ली पंजाब इधर रहे ठीक रहा। जब वो गुजरात में जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो मोदी साहब का ऐसे ही समझिए जैसे पीपल्स पार्टी के लिए लाड़काना या नवाज शरीफ फैमिली के लिए किसी ज़माने में लाहौर होता था। अब तो नहीं, अब तो बेचारे वहाँ पर अपने सारे ही फॉर्म 47 के ऊपर इलास्टिक की शलवारों के साथ बैठे हुए हैं। तो किसी ज़माने में जैसे लाहौर इनके लिए होता था और उनके लिए लाड़काना, इसी तरह से गुजरात मोदी साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए उनका एक अहम किला है। जब आम आदमी पार्टी ने वहां जाकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, क्योंकि जिस जिस सूबे में वो जा रहे थे उनका रिफॉर्म प्रोग्राम ऐसा आम आदमी सेंट्रिक था, नाम भी पार्टी का आम आदमी था और वो उनकी सारी की सारी पॉलिसीज भी आम आदमी के लिए बनती थी कि आवाम उन्हें हाथों हाथ लेती थी और उनकी हुकूमत बन जाती थी। दिल्ली के बाद पंजाब और कई जगहों पर उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबियां समेटी। पंजाब के अंदर इस वक्त तकरीबन 90% लोग जो हैं उनके बिजली के बिल फ्री हैं। जी हां, दुरुस्त सुन रहे हैं आप। मशरकी पंजाब में सिर्फ 10% जो बहुत अमीर तरीन लोग हैं या खासे अमीर हैं या कदरे अमीर हैं, वो बिजली का बिल देते हैं। आम आवाम जितनी है उन सबके बिजली के बिल जो हैं वो फ्री हैं, वो सरकार देती है। वो अपनी बिजली पैदा करते हैं और इतनी सस्ती पैदा करते हैं कि आवाम से पैसे लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ किसानों के लिए बिजली मुकम्मल मुफ्त है। नहरें और खाल पक्के कर दिए हैं, टेल तक पानी पहुंचता है। टेल मीन आखिरी जहां पर भी ज़मीन का टुकड़ा है वहां तक भी पानी पहुंचता है। देहात में बिजली ज़ेरे ज़मीन कर दी है, खंबे और तारे हटा दी हैं। हर शहरी को 10 लाख रुपए तक की इलाज की सहूलत भी दी गई है। आखिरी बात आपको कुछ जानी मानी लग रही होगी, जो इंडिया के भगवंत मान अब कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान बहुत देर पहले वो इंट्रोड्यूस भी करवा चुके और आम आदमी पाकिस्तान का उससे फ़ायदा भी हासिल कर चुका। बदकिस्मती ये कि ये जो नहुसत आई दोबारा पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स लेकर आए, उन्होंने वो प्रोग्राम आते ही बंद कर दिया। जो दूसरे प्रोग्राम है वो भी बहुत ही मानी खेज हैं, इमरान खान कर पाते, लेकिन अगर बिजली के जो मंसूबे लगाए हुए हैं वो जो लगा कर गए हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरन गारंटीज दी हुई हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स को आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप उन तमाम मुआहदों को कहेंगे कि हमने इनको नहीं मानना। तो जो ये महंगे मुआहदे जिसमें इनके अपने बिजली घर भी हैं बहुत सारे, उससे तकरीबन 2200 अरब हर साल के कैपेसिटी पेमेंट्स, हर साल तो नहीं गालिबन, लेकिन 2200, क्योंकि वो कीमत चेंज होती रहती है, मुआहदे के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है, तो 2200 अरब तक कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो अब अदा करनी पाकिस्तान को पड़ रही हैं और आने वाले सालों में पड़ेंगी भी और इससे भी ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने बिजली घर अपने ही लगाए हुए हैं या अपनों के लिए लगाए हुए हैं तो उनकी पहरेदारी भी तो करनी है। अब शाह कामरान साहबा एक पिटिशन लेकर गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर आवाम से लूट मार की जा रही है इसे बंद किया जाए, क्योंकि असेंबली ने इसकी इजाज़त नहीं दी, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर ये सारी लूट मार की जा रही है।
लाहौर हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। कैसे सुनते जज साहब? जज साहब को ही उठा लेना था जिन्होंने बिजली घरों में से इतना इतना पैसा कमाना है या कमा चुके हैं। इसलिए हाई कोर्ट बेचारी यहाँ क्या कर सकती है। इसके साथ ही साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि हम बंद करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जो चेयरपर्सन है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी से हैं, वो कहती हैं कि ऐसी तमाम लड़कियां जिनकी उम्र 35 साल है और उनकी शादी नहीं हुई या उन्होंने मर्जी से नहीं की या नहीं हुई, उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अब पैसे मिलेंगे। वो जो 1,000 या 2,000 रुपए माहाना मिलते हैं वो उनको भी अब पैसे मिलेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। अब गौर कीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट जिसका असल में वो प्रोजेक्ट है वो कह रही है कि हम बंद करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि 35 साल तक जिन खवातीन की शादी नहीं हुई हम उनको भी ये प्रोग्राम के अंदर लाना चाहते हैं। हो क्या रहा है? हो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी रही है। इनको पता है कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्राम ही ये बंद कर देंगे, लेकिन आखिरी लम्हों में ऐलान करके कम अज़ कम आवाम की वाह लेंगे और जब प्रोग्राम बंद होगा तो कहेंगे देखिए हम तो आपको देना चाहते थे, इन्होंने कैंसिल कर दिया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।